हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम मोस्ट इंपोर्टेंट नियम को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के लिए पूरे पूरे चांसेस है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हमारा पहला नियम है कूलाम का नियम। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है और बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हम देखते हैं कूलाम का नियम क्या कहता है। तो देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है दो स्थिर बिंदु आवेश। तो देखिए यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया हुआ है, आपको भी ऐसे डायग्राम बनाना है। यहाँ पे देखिए, आपने मान लिया यहाँ पर Q1 आवेश है और यहाँ पर Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है, इनके बीच की दूरी है R। बस आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल यानी कि F दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी कि किसके अनुक्रमानुपाती है, Q1 और Q2 के। और देखिए तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती किसके है, R स्क्वायर के। बस आपको क्या बताना चाहिए, जब भी आपके माइंड में कूलाम का नियम आए तो आपको पता होना चाहिए F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के। तो आपको क्या करना है, आपको बस इन दो समीकरणों को जोड़ देना है। तो आप यहाँ पे करोगे F समानुपाती, समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, बस ये। और देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए, यही हमारा कूलाम का नियम है। तो कूलाम के नियम जब भी आए तो आपको बस दो बात पता होनी चाहिए, F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर के। तो आपको इन दोनों नियम को जोड़ देना है, दोनों समीकरणों को जोड़ देना है और आपको ऐसे कर देना है। तो देखिए है ना, हमारा कूलाम का नियम बहुत ही आसान, अब आप एग्जाम में भूल नहीं पाओगे। और देखिए अगर आपको अभी भी इसमें डाउट लग रहा है तो आप वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है बायो-सावर्ट का नियम। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है बायो-सावर्ट का नियम। कोई भी ऐसा एग्जाम पेपर होगा ही नहीं, यानी कि फिजिक्स का कोई भी ऐसा पेपर सेट होगा ही नहीं जिसमें कि बायो-सावर्ट के नियम से क्वेश्चन आया हो। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बायो-सावर्ट का नियम क्या कहता है, किसी धारावाही चालक ए बी के कल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब देखिए आपको ये चित्र देखकर डर लग रहा होगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। देखिए अब देखिए, पहले हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक धारावाही चालक तार ले लिया। क्या ले लिया हमने, यहाँ पर हमने एक धारावाही चालक तार ले लिया जिसका नामकरण हमने किया, इसका नाम रखा हमने ए और बी। और देखिए इस धारावाही चालक तार पर एक हमने अल्पांश दूरी ले ली, अल्पांश दूरी, इसका नाम हमने रखा डेल्टा एल। अब ये जो हमने अल्पांश दूरी लिया ना, अब इससे कोई बिंदु P पर, ये हमने मान लिया कोई बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। अब इससे इस अल्पांश दूरी से P के बीच की दूरी क्या होगी, R होगी। और देखिए इनके बीच का कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो बस यही है। और इसमें क्या है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा यानी कि I। तो देखिए यहाँ पर हमने एक धारावाही चालक तार लिया और इसमें क्या किया, हमने एक अल्पांश दूरी ली जिसका नाम हमने डेल्टा एल रखा। अब इस अल्पांश दूरी के कोई बिंदु से कोई बिंदु P तक कोई हमने बिंदु P लिया जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और इस अल्पांश दूरी से P के बीच की दूरी क्या होगी, R होगी, और इनके बीच का कोण क्या होगा, थीटा होगा। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें हमने धारा प्रवाहित करी क्योंकि धारावाही चालक तार है ना। अब देखिए इसमें आपको सिर्फ 4 बात ध्यान रखनी है। देखिए वो क्या, कि डेल्टा बी समानुपाती किसके है, आई के, डेल्टा बी समानुपाती आई के, और डेल्टा बी समानुपाती किसके है, अल्पांश दूरी के, तो डेल्टा एल के, और डेल्टा बी समानुपाती किसके है, कोण की ज्या के यानी कि साइन थीटा के, और डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, सिर्फ व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के।
आपको बस बायो सावर्ट का नियम जब भी आपके दिमाग में आए तो आपको ये 4 बातें ध्यान रखनी कि डेल्टा बी समानुपाती आई के, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल के, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा के, डेल्टा बी समानुपाती विद क्रमानुपाती आर स्क्वायर के। अब आपको क्या कर लेना है, आपको ये चारों समीकरण एक साथ लिख देनी है, आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आपको ये कर देना है। तो देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बस आपको ये बात पता होनी चाहिए। अब देखिए हमारा बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है। तो देखिए किसी धारावाही चालक ए बी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए पहले किस बात पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई के। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती है डेल्टा एल के। अब देखिए अगला कहता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण यानी कि थीटा की जया के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती किसके, साइन थीटा की। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बिंदु P पर P की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के। अब हमें क्या करना है, इन चारों नियम को मिला देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए जब हम इसको अपॉन करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही हमारा बायो सावर्ट का नियम है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ओम का नियम। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है ओम का नियम। तो देखिए ओम का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। फिर से देखिए इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि नियत रखी जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I के। बस आपको ये याद रखना है। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो R क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू IR। अब R क्या है, R है हमारा चालक का प्रतिरोध, तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहाँ R क्या है चालक का प्रतिरोध है और ओम इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए हमारा अगला नियम है एम्पेयर का नियम। तो यह नियम गॉस के नियम के ही समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकल फाई बी इंटू DL वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि फाई बी इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। तो यही हमारा एम्पेयर का नियम है कि यह नियम गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन यानी कि फाई बी इंटू DL वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि फाई बी इंटू DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I। यही हमारा एम्पेयर का नियम है फ्रेंड्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है एम्पेयर का नियम, और बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और इस बार आने के इसके पूरे चांसेस है। तो देखिए अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है लेंज का नियम। फ्रेंड्स मैं जितने भी नियम करा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बार बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए लेंज का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। तो यही हमारा क्या है, ये हमारा लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न करती है। यही हमारा लेंज का नियम है। और आपको क्या करना है, आपको ऐसे चित्र बना दे रहा है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इसको आपने दंड चुंबक लिख देना है। ये देखिए आपको चित्र ऐसे बनाना है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है और धारा ऐसे ऐसे प्रवाहित हो रही है। यह है प्रेरित धारा और ये क्या है, जी धारा मापी। अब देखिए यह नियम फैराडे के ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। देखिए कई बार हमसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, या कई बार हमसे एमसीक्यू में पूछा गया है कि लेंज का नियम किससे आधारित है, किस पर आधारित है। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट नियम है व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो देखिए आपको क्या है, आपको इस चित्र को देखकर डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, ये बहुत ही आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक चतुर्भुज लेंगे। क्या करेंगे हम, इसमें हम एक चतुर्भुज लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक चतुर्भुज लिया। अब इस चतुर्भुज में हम क्या करेंगे, प्रतिरोध लगा देंगे। एक हमने चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज बनाया हमने, और इसमें हमने चतुर्भुज का नाम रख दिया AB
सी और डी। और अब इस चतुर्भुज का हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रतिरोध लगा देंगे जिसका हम नाम रखेंगे पी क्यू आर एस। अब देखिए ए और सी के बीच हम क्या करेंगे, कुंजी K1 के द्वारा एक सेल लगा देंगे। एक सेल लगा देंगे, सेल का नाम क्या है, सेल का नाम है ई। ये हम लगाएंगे कुंजी K1 के द्वारा। ई, ये प्लस ये माइनस, ये कुंजी K1 के द्वारा लगा दिया। अब बी और डी के बीच में क्या करेंगे, हम एक धारामापी लगा देंगे, एक धारामापी लगाएंगे कुंजी K2 के द्वारा। किसके द्वारा, कुंजी K2 के द्वारा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये धारा क्या होगी, ये दो भागों में बढ़ जाएगी। ये I1 हो जाएगा, ये हो जाएगा I2, ये I1 ये I2, और ये धारा इस प्रकार जाएगी। अब देखिए यही हमारा व्हीटस्टोन सेतु का डायग्राम है। देखिए है ना बहुत आसान। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हमने जो जो लिखा है बस हम रचना में वही लिखेंगे, क्योंकि हमें वही लिखना होता है। तो देखिए इसमें हम लिखते हैं, इसमें चार प्रतिरोध PQRS को जोड़कर एक चतुर्भुज ABCD बनाते हैं। बिंदु A व C के बीच एक सेल E को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ते हैं। B तथा D के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं। अब देखिए सिद्धांत क्या कहता है, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, तो उसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, यानी कि P/Q = R/S। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, यानी कि धारामापी में कोई परिवर्तन न हो। हमें क्या करना है, प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ना है, यानी कि प्रतिरोधों को हमें क्या करना है, बिल्कुल सीधा ही जोड़ना है कि धारामापी क्या है, धारामापी बिल्कुल सीधी रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। अगर हम सीधा नहीं जोड़ेंगे तो धारामापी देखिए इधर उधर जाएगी, तो ये सही नहीं है। सही जो है वो ये है। तो यही हमारा सिद्धांत है कि प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप न हो, इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं, यानी कि P/Q = R/S। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसमें किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देंगे। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो वो किस में लगाएंगे, बंधपाश में। तो ये हम लगा देंगे बंधपाश ABDA में। तो यहाँ पे I1 × P माइनस, यहाँ पे देखिए धारा इस प्रकार जा रही है और धारा ये दूसरी तरफ जा रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा -I2 × R। अब देखिए = 0 कर देंगे। 0 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, तो यानी कि I1P = I2R आ जाएगा। ये हो गई हमारी पहली समीकरण। अब देखिए बंधपाश BCD में करेंगे हम, ये हो जाएगा I1 × Q - I2 × S = 0। तो देखिए I1Q = I2S, ये हो गई समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भाग समीकरण 2, तो जब हम इसे भाग करेंगे तो आ जाएगा P/Q = R/S। यही हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का सूत्र है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ का नियम, कई बार हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम का क्या नाम है, तो धारा का नियम, संधि का नियम, ये आपको पता होना चाहिए। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। पहला नियम था धारा नियम, जिसे संधि का नियम भी कहते हैं। दूसरा था वोल्टा का नियम, जिसे बंधपाश का नियम भी कहते हैं। तो देखिए किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी कि सिग्मा I = 0। अब ये क्या है, ये पॉइंट O है, इस पे क्या है, ये संधि आकर मिल रही है। अब देखिए ये धारा है, इस इधर की ओर जा रही है तो संधि की ओर आ रही है, और ये धारा बाहर की ओर जा रही है तो ये संधि से दूर जा रही है, यानी कि जो पास आ रही है वो क्या होगी, धनात्मक होगी, जो दूर जा रही है वो होगी ऋणात्मक। यानी कि देखिए जैसे यहाँ पे I1 पास आ रही है और I2 दूर जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे -I2 हो जाएगा, यानी कि हम इन सभी का जोड़ किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब जो संधि की ओर आ रही है वो होंगी हमारी प्लस में, तो I1 + I6 + I7, और जो संधि से दूर जा रही है वो बराबर की दूसरी तरफ चली जाएगी, I2 + I3 + I4 + I5। अब देखिए अगला नियम है हमारा द्वितीय नियम, जिसे हम वोल्टा का नियम और या बंधपाश का नियम भी कहते हैं। तो किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंधपाश के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पाश में लगे विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा IR = सिग्मा E। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा पहला बंधपाश है, ये दूसरा बंधपाश है। इसमें I1 धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है और इसमें I2 धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, यानी कि विपरीत दिशा में हो रही है। ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध, ये R3 प्रतिरोध, ये I3 धारा है, ये I1 + I2 का जोड़ है, और ये E1 और E2 विद्युतवाहक बल है। तो देखिए हम क्या करेंगे, बंधपाश 1 में करेंगे तो हो जाएगा I1 × R1। अब देखिए ये जो है ये इस प्रकार लगना है,
लेकिन ये देखिए I1 इंटू R1 और ये क्या है, विपरीत दिशा में जा रही है धारा, तो हो जाएगा -I2 इंटू R2 इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब देखिए दूसरे बंद पाश के लिए हम क्या करेंगे, I2 इंटू R2, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है धारा, देखिए यहाँ पे, तो प्लस I3 इंटू R3 इज इक्वल टू E2, तो I3 की जगह क्या करेंगे, I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू E2। तो ये हमारा हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो देखिए इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाना चाहिए कि यह तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को ज्ञात करता हो, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यम उंगली चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को ज्ञात करती हो। यानी कि देखिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि देखिए इस प्रकार होना चाहिए कि अंगूठा किसकी दिशा को, बल की दिशा को, और ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये धारा की दिशा को, बस आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए अगला है गॉस का नियम। तो गॉस का नियम अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो आप बस ये लिखोगे, वैसे गॉस का नियम प्रमेय 5 नंबर में आती है, तो गॉस का नियम 1 नंबर में आएगा, तो आप ये लिखो, किसी बंद तल से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स उस तल द्वारा घिरे कुल विद्युत आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए हमारा अगला नियम है फैराडे का नियम। तो देखिए फैराडे ने 2 नियम दिए थे, पहला नियम था प्रथम नियम। तो जब किसी परिपथ में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यदि परिपथ बंद है तो उससे प्रेरित धारा बहने लगती है और तब तक बहती है जब तक के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम प्रेरित विद्युतवाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यदि डेल्टा टी समांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युतवाहक बल होगा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी लिमिट 0 और एन क्या है कुंडली में फेरों की संख्या, तो ई बराबर -n डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए ऋण चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युतवाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको अगर हमारा थोड़ा सा भी काम पसंद आया है तो आप एक कमेंट जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फैराडे का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बस यही थे हमारे पूरी बुक के नियम जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपने अगर बस इतना भी कर लिया ना तो आपके 10 से 15 नंबर पक्के हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।